दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दूसरे दिन कई मुद्दों पर मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 2024 की तैयारियों और रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और प्रदेश प्रभारी विप्लव देव भी शामिल हुई। वहीं बैठक के दूसरे दिन बड़ा फैसला लिया गया। फैसले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा को 2024 तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहने को लेकर सहमति बनी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पार्टी ने फैसला किया है कि पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को जून 2024 तक बढ़ाया गया है। कोविड की महामारी के कारण ये सदस्यता का हमारा अभियान समय पर हो नहीं पाया और जब सदस्यता नहीं होती है, बूथ से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के बाकी के चुनाव नहीं होते हैं, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना संवैधानिक रूप से संभव ही नहीं है। कई बार भूतकाल में भी इस प्रकार के अलग अलग मौकों के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को एक्सटेंशन दिया गया। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज सर्वानुमत प्रस्ताव किया है। श्री राजनाथ सिंह जी ने इस प्रस्ताव को रखा और सभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने इसको हर्ष ध्वनि के साथ सर्वानुमत से स्वीकार किया है कि जगत प्रकाश नड्डा जी को जून 2024 तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनके कार्यकाल को बढ़ोतरी की जाए। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के संगठनात्मक नेतृत्व में 19 से भी ज्यादा बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनकर आएगी और मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश का नेतृत्व करेंगे। इसका हम सबको भरोसा है। मैं समग्र पार्टी की ओर से श्रीमान नड्डा जी को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबकी अनंत शुभकामनाएं श्री नड्डा जी के साथ है। उनके नेतृत्व में पार्टी ने अपना पैठ भी बढ़ाया है, प्रसार भी बढ़ाया है और यश भी प्राप्त किया है। ये तीनों क्षेत्र में नड्डा जी के योगदान को पार्टी आज इसकी अनुमोदना भी करती है और उसको स्वीकारते हुए इनके कार्यकाल को जून 2024 वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस साल 9 राज्यों में होने वाले और अगले साल लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। साथ ही G20 के अलग अलग विषयों को लेकर भी कार्यकारिणी में हुई चर्चा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि गुरुग्राम में भी G20 को लेकर बैठक है, हमने उसके बारे में जानकारी दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को सराहा है। सामाजिक आर्थिक प्रस्ताव के नाते जो भी बदलाव हुए हैं उसका भी लेखा जोखा बैठक में रखा गया है ताकि इसे जनता के बीच ले जाया जा सके। भारत जैसे कैसे विश्व गुरु बने, कार्यकारिणी में इस पर भी चर्चा हुई है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में 2/3 के आंकड़े को पार करेंगे। गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनाना अपने आप में रिकॉर्ड है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा नहीं हुई है। अभी लोकसभा चुनावों पर ही चर्चा सीमित रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह की हरियाणा में होने वाली रैली पर बोलते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा में रैली करेंगे, उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों की रैली हरियाणा में होगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव के तहत रैलियां होंगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतना हमारा लक्ष्य है। मुख्य रूप से जो इस बार की चर्चा में जो विषय रहे, एक तो जैसे आगामी वर्ष भर में जो भी चुनाव होने वाले हैं, 9 राज्यों के चुनाव होंगे और उसके बाद लोकसभा का चुनाव होगा। इन सब चुनावों में चुनावी राज्यों ने अपनी अपनी तैयारी के लिए जो सारी चर्चा बताई है। इस बार जो G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो G20 के जो कार्यक्रम चल रहे हैं वर्ष भर ये चलने वाले हैं। कौन कौन से कार्यक्रम कहाँ कहाँ होंगे उनके बारे में चर्चा हुई और G20 के जो देश आएंगे उन सबको जो भी प्रतिनिधि आएंगे
उन सब के सामने हम अपने भारत की कैसी तस्वीर जाए, क्योंकि अलग अलग राज्यों में लगभग 200 बैठकें होंगी, 200 कार्यक्रम होंगे और इन 200 कार्यक्रमों में सभी प्रदेशों में ये कार्यक्रम होने वाले हैं। हमारे यहाँ भी गुरुग्राम के अंदर 2 बार करके और 6 दिन के कार्यक्रम होंगे। तो इसमें हमने भी अपनी हरियाणा की जो तैयारी है उसके बारे में सब बताया है कि हमारी 2 दिन की तैयारी अच्छी है, ठीक है। ये आप रिपीट होने की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि लगातार 2014 के चुनाव में हम पहली बार जैसे मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार बनाई, 282 सीटें थी। अमित शाह जी के नेतृत्व में ये सरकार बनी, 300 से ऊपर सीटें और एक प्रकार से आई हैं। और ऐसा मान के चलते हैं कि इस बार 2/3 का आंकड़ा 360, 362 का जो आंकड़ा बनता है उसको हम पार करेंगे, ऐसा एक कार्य समिति का पूरा विश्वास है। और निश्चित रूप से जैसे गुजरात के चुनाव की विशेष तौर पर चर्चा हुई है, गुजरात में लगातार 7वीं बार सरकार बनना और किसी एक प्रदेश में किसी एक ही पार्टी के 27 साल तक शासन रहना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है और कहीं भी इस प्रकार का भारतवर्ष में तो कहीं देखा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि किसी और देश में भी रहा हो एक ऐसा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमने हमेशा अंत्योदय पर फोकस किया है। परिवार पहचान पत्र से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति के लिए काम करेंगे, जिसकी वार्षिक आय 1,80,000 से कम है। उनके अपने आप बीपीएल के राशन कार्ड बने हैं। कुछ लोगों की कुछ शिकायतें आई हैं, उनको जल्द दूर करेंगे। विपक्ष के लोग भी इसका विरोध करते हैं। परिवार पहचान पत्र से लोगों को घर बैठे लाभ मिल रहा है। देखिए, हमने अपने पूरे योजनाओं में जो फोकस किया है वो अंत्योदय पर फोकस किया है। और अंत्योदय में जो गरीब परिवार होते हैं जिनको बहुत कठिनाई होती है अपने परिवार को एक ठीक ढंग से चलाने में, तो ऐसा हमने जब से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से उनको चिन्हित किया है, अब हमें एकदम निश्चित पता लग गया है कि किस लेवल के, किस कैटेगरी के कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, कितने उसमें नौकरी करते हैं, कितने बेरोजगार हैं, कितने खेती करते हैं, कितने दुकानदार हैं। और स्टूडेंट भी हैं तो वो स्टूडेंट भी किस किस स्थान पर, किस कॉलेज में कितने पढ़ते हैं, स्कूल में कितने पढ़ते हैं, कितने ड्रॉप आउट्स हैं। और इवन जो आगे जो उनके साथ चीज़ें हम बढ़ा रहे हैं, राशन कार्ड जो है उसको भी ऑटोमेटिकली अब जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे आकी गई है उनके सबके राशन कार्ड अपने आप बने हैं। हमने इस बार 12 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। ये भी ठीक है कि कुछ राशन कार्ड कटे भी हैं, क्योंकि बहुत वर्षों से इसका रिवीजन नहीं हुआ था। ये 2011 से जो राशन कार्ड चलते हुए आ रहे थे वही चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। बहुत शिकायतें थी कि बहुत लोग ऐसे हैं जो उस लेवल से काफ़ी ऊपर गए फिर भी राशन ले रहे हैं। बहुत ऐसे थे जिनको मिलने चाहिए उनको मिलते नहीं हैं। तो एक ही उसको स्टेप में और ये हमने किया है। हाँ, कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं, उनको हम 31 जनवरी तक उनको सबको ठीक करेंगे। ऐसा नहीं है, आखिर तो व्यक्ति ही है जो सर्वे करता है, बाकी सब चीज़ें करते हैं। और जब ये पहली बार परिवार पहचान पत्र बना उस समय लोगों ने सेल्फ डिक्लेरेशन में भी किसने क्या लिख दिया और क्या उस पर साइन कर दिए, ये गलतियां लोगों की भी हैं, हमारे कर्मचारियों की भी हैं, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट कोई कंप्यूटर की भी गलती हो सकती है। मैंने स्वयं एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे जो परिवार हैं जिसकी 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा इनकम है, ज़रा एक बार निकाल कर मैं देखता हूँ, कभी कभी खुद निकाल लेता हूँ, तो वो उसमें से बहुत से ऐसे परिवार निकले जिनके वहाँ 50 करोड़ से ऊपर निकले। लेकिन जब उसको पढ़ा तो पढ़ते समय अपना मोबाइल नंबर लिखा हुआ उसमें, तो मोबाइल नंबर स्वाभाविक है वो 900 करोड़ से ऊपर बैठता है। 10 अंक है, 7 अंक यानी शून्य हो जाते हैं करोड़ के, और 3 अंक में 98 का नंबर आते ही 900 करोड़ से भी ऊपर हो गया। तो ये गलतियां हुई हैं। रैंडम भी फोन किए थे। हाँ, मैंने कई लोगों को पूछा भी है। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कि गलतियां नहीं हैं, गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को ठीक करने के लिए अब गंभीरता भी आई है। पहले लोगों में इसके प्रति कोई गंभीरता भी नहीं थी, पता नहीं क्या है, क्यों कर रहे हैं, लोग इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते थे। और विपक्ष के लोग भी जितना इसका विरोध करते हैं, मुझे इसका आनंद इसलिए आ रहा है कि मुझे लगता है इसका बड़ा फायदा हो रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जितना हम आगे बढ़ रहे हैं और वो उसकी जितना आलोचना करते हैं, एक पहले पार्टी के नेता थे वो कहते थे कि हम आएंगे तो मेरिट वेरिट उठा के फाड़ के फेंक देंगे, अब वही कहते हैं नहीं हम आएंगे तो मेरिट पर नौकरी देंगे। अब ये कहते हैं हम आएंगे तो परिवार पहचान पत्र को खत्म कर देंगे। अंतोगत्वा कुछ दिन बाद ये कहेंगे कि नहीं, परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिस आदमी तक सरकार की योजनाओं के उनका लाभ नहीं भी पहुंचता था, उनको भी घर बैठे लाभ मिल रहा है। जब आप लोग भी, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को उन लोगों के साथ एक इंटरव्यू कराएंगे जिनका इसका लाभ हुआ है, तो आप लोगों को
ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के विरोध पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरपंचों की शक्तियां पहले सीमित होती थी, हमने सरपंचों की शक्तियों को बढ़ा दिया है। जहाँ तक सरपंचों का और ये सारा विषय है, ई टेंडरिंग का विषय है, उसमें मैं बहुत बार स्पष्ट कर चुका हूँ कि हमने इस बार जितनी भी शक्तियाँ सरपंचों की होती हैं उनको, पहले तो बहुत सीमित शक्तियाँ होती थी, उनको पूरा बढ़ा दिया है। और अब इस बार से जो स्थानीय निकायों के जितने भी बजट्स होते हैं, जितने उनके फंड्स होते हैं, पहले उसमें कुछ वो उपयोग करते थे, कुछ प्रदेश उपयोग करता था। प्रदेश में डायरेक्टर, सेक्रेटरीज, वहाँ तक फाइलें चलती थी और महीनों महीने बड़े कामों के लिए तो सैंक्शन में लग जाते थे। अब जितना पैसा बजट का उनका है, निश्चित है, उसके परसेंटेज है, मात्रा है, वो पैसा साल के शुरू में ही तय कर दिया जाएगा कि किस किस क्वार्टर में कितना कितना पैसा भेजना है, उतना हम भेजते रहेंगे। और सरपंच या पंचायत समिति या जिला परिषद उसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वहाँ प्रस्ताव पारित करने के बाद अपने आप देंगे। और जो इंजीनियर विंग है वो उसकी एक निश्चित कैटेगरी के हिसाब से उनकी सीमा तय कर दी गई है कि जैसे जेईज हैं वो 2 लाख रुपए तक को उसका करेंगे टेक्निकल अप्रूवल, उसका जो एस्टीमेट, और उसके बाद एसडीओज हैं वो 25 लाख तक करेंगे, एचसीएन हैं वो 1 करोड़ तक करेंगे। तो इस प्रकार के सारे ये अप्रूवल उन्हीं को करेंगे, प्रदेश कुछ नहीं करेगा। इसलिए एक प्रकार से वास्तव में जो पंचायती राज की भावना है उसके अनुसार पहली बार हमने ये सारी छूट दी है। अभी कल ही 1100 करोड़ रुपए का जो हमने सैंक्शन किया था वो पैसे सब उनके बैंक अकाउंट्स में चले गए हैं और जैसे जैसे वो प्रस्ताव पारित करेंगे वैसे वैसे अपना काम आज से वो चालू कर सकेंगे। 31 मार्च तक तय हमने किया है, अप्रैल में इसको फिर एक बार दोहराएंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री द्वारा लिखी किताब का विमोचन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पढ़ने वाले बच्चों को लेकर इंग्लिश और हिंदी में किताब लिखी है। किताब एग्जाम वॉरियर्स के नाम से प्रधानमंत्री ने लिखी है। बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री इस किताब को अपने अपने राज्यों में विस्तार करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी की लिखी किताब का विमोचन किया गया है। एग्जाम वॉरियर्स के नाम से प्रधानमंत्री ने लिखी है किताब। सीएम मनोहर लाल के हाथों में आप वो किताब देख सकते हैं। अब सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो इसे अपने राज्य में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।